Hello dear students, once again welcome you to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the 12th economics. In economics we understand about the Indian economic development and chapter number 3. That's name is agriculture, industries and trade, and it is our fifth part of this chapter. In this video we understand about the silent feature of the growth strategy, and then after we understand about the during the period of 1950 and its goods and bad effect. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द ग्रोथ स्ट्रेटेजी. तो यहां पे क्या कहता है? द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 एंड 1990 वर द फॉलोइंग. फर्स्ट, द पब्लिक एंटरप्राइजेज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये याद रखिएगा, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच इंडस्ट्रीज प्ले या विच सेक्टर्स प्ले द सेंट्रल रोल ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो आपको याद रखना चाहिए कौन? पब्लिक इंडस्ट्रीज प्ले अ सिग्निफिकेंट एंड सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. द प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर प्ले ओनली द सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे प्राइमरी के लिए यहाँ पूछ ले तो सेकेंडरी के लिए याद रखेंगे. प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, कर रहे थे उस समय 1950 से लेकर 1990 तक सेकेंडरी रोल प्ले करने का काम कर रहे थे. ये याद रखेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट द टू अंडर परमिट लाइसेंस राज. अब ये किस सिचुएशन में थे? परमिट, भाई बिना परमिट के ये तो कोई इंडस्ट्रीज ओपन है, और लाइसेंसिंग राज में ये ऐसा काम करते हैं. इट इज सेज अ सिस्टम अंडर विच द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर टू बी ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर देयर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. अगर कोई एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना चाहता था तो उसको लाइसेंस चाहिए होता है. और इसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी एंड इन द मोस्ट ऑफ केसेस द प्रोड्यूस द गुड्स विद इन द लार्जली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी. और ज़्यादातर प्रोडक्शन वो जो प्रोड्यूस कर रहा था वो उसके पास एक प्रिस्क्राइब लिमिट्स थी, यानी कि एक स्पेसिफिक लिमिटेशन गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती थी, उसी के अंतर्गत वो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करता था. उतना ही वो बनाता. अगर 100 यूनिट गवर्नमेंट करिए तो 100 यूनिट ही बना सकता था. थर्ड पॉइंट कहता है द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फोकस था वो किस पे था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि उन चीजों को जो हम बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं उन चीजों को अपने यहां बनाना, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. इंप्लाइज दैट द प्रोडक्शन ऑफ सच अ गुड्स वाज टू बी अकॉर्डेड a high priority which was the imported from the rest of the world. अब इसमें में उस गुड्स को जो हम दुनिया से खरीदते थे उस गुड्स को अपने आप प्रोड्यूस करने के लिए हाई प्रायोरिटी दी जाती थी. द आइडियाज वाज द अचीव द सेल्फ रिलायंस एज वेल एज द इकोनॉमिक्स द यूज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. अब यहाँ पे कहता है कि ये जो आइडिया था वो सेल्फ रिलायंस को अचीव करना था, यानी कि हम अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं. इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स ऑफ द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इकोनॉमिकली क्या करना? फॉरेन एक्सचेंज को यूज करेगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ले आए हमने, उसको क्या किया? प्लांट को खरीदने का काम कर लिया उसी करेंसी में जिस करेंसी में हमने एक्सपोर्ट किया था. तो इंपोर्ट करने के दौरान हम उसी करेंसी को क्या करते थे? हम यूज करने वाला. एज फॉर एज पॉसिबल द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वॉज द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन. और इसके साथ साथ फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की वजह. द प्रोटेक्शन वॉज टू बी ऑफर्ड थ्रू द हैवी ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट गुड्स. और ये प्रोटेक्शन कैसे दिया था? ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी चार्ज कर देना, ठीक है. फिक्सेशन ऑफ द इंपोर्ट कोटा, यानी कि कितना कोई खरीदेगा, इंपोर्ट कितना करेगा उसको फिक्स करने के वो क्या करते? अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज है या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करते थे. फिफ्थ पॉइंट की बात करें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वॉज टू बी डेवलप्ड विद द व्यू टू बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस ऑफ द कंट्रीज. ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो डेवलप किया गया इस व्यू के पॉइंट ऑफ कि वो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करेगा बड़े लेवल पे पूरी इंडस्ट्रीज में. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, वाज द डेवलप विद द व्यू ऑफ द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वलिटीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का जो ऑब्जेक्ट था वो एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना और साथ ही साथ इक्वलिटीज को मेंटेन करना. इस चीज के साथ वो क्या करते थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया था. अब गुड इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो गुड इफेक्ट क्या रहा इस रिवोल्यूशन का? तो फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट द बिग पुश. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहा इससे? बहुत ही अच्छे कंडीशन में, यानी बिग पुश मिला. कैसे? अगर हम बात करते हैं जीडीपी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में था, जो पार्टिसिपेशन था, इंक्रीज फ्रॉम द 13% 1951
और 1950 से 24%, यानी कि अगर हम बात करें 1950 और 51 की बात करें, उसको कंपैरिजन करते हैं हम किसके साथ, 1950 से 1990 तक की, तो इसमें एक बड़ा पुश आया। पहले हम जहां 13% अपनी जीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते थे, अब क्या हो गया 24.6% हो गया, तो एक बड़ा सा बदलाव दिखा। इसके साथ देयर वाज द मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, बहुत बड़ा चेंजेस आया, बदलाव आया। देन द सनराइज इंडस्ट्रीज मार्क्ड इट्स इमरजेंस इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब इसका क्या रहा कि सनराइज इंडस्ट्री जो पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती थी, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा रिमार्क लाने का काम किया, और उसका जो ग्रोथ रहा हुआ हमारे अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक रुड़की एंड बिरला, ठीक है, राउरकेला एंड बिरला प्लांट्स की बात करें तो इन जगहों पे इंडस्ट्रियल स्टील एंड आयरन से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जानेगा। यहाँ कहता है द ग्रोथ ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक राउरकेला एंड रुड़की, भिलाई स्टील प्रोजेक्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्टेड इन द इंडियन इकोनॉमी। इन्होंने क्या किया, इन प्रोजेक्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने का काम किया इंडियन इकोनॉमी में, और कहता है इंडियन इकोनॉमी शोड इट्स एबिलिटीज टू ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडियन इकोनॉमी में फिर क्या किया, इसकी एबिलिटीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे, यानी कि बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करने लगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगी, और उस बहुत जब इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट करती है तो ग्रोथ भी ज़्यादा हमारा होता है। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पे भी कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन द अचीविंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने क्या बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ब्रीफली अगर बात करें तो ग्रोथ ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग 1950 एंड 1919 शोड्स द नोटेबल स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी। बहुत ही मतलब कह लीजिए नोटेबल का सेंस यहाँ पे रख लीजिए कि एक रिमार्केबल पॉइंट को इससे रिप्रेजेंट किया कि पहले हम यहाँ थे, अभी हम कहाँ गए, यहाँ आ गए। तो ये जो चेंजेस जो दिखे हमें वो नोटेबल थे। फिर सिग्निफिकेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर्स का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जिसका कंट्रीब्यूशन जो रहा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। फिर स्टार्टेड द डिक्लाइनिंग द फेवर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर्स एंड गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान्स ग्रोथ द मॉडर्नाइजेशन इक्वलिटीज एंड सेल्फ रिलायंस। अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये धीरे धीरे क्या होंगी, हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन की शूट्स बन गई। यानी कि अगर देखें तो बेसिकली ये वो मेन कंटेंट ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है जिससे हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। अब बैड इफेक्ट की अगर बात करें, इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखो, हमने देख लिया कि इसके होने से क्या फायदा हुआ। बैड इफेक्ट ड्यू टू द करेज ऑफ टाइम द प्लानर रियलाइज द एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स। देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा समय के बीतने के साथ साथ ये देखा गया कि जो प्लानर्स थे उन्होंने महसूस किया जो पब्लिक सेक्टर उस पर डोमिनेंस ज़्यादा हो रहा है, यानी उसके ऊपर उसके अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा है, जैसा उसका ग्रोथ होने चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। द कन्वर्टिज्म प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन कंज्यूमर गुड्स was realized as the key elements of the excessive dominance. It was the indeed the suppressing that the even the bread and shoes were the produced by the public sectors enterprises. This undermined the significance of the private sector as an agent of growth. तो नॉर्मली अगर देखें तो जो इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए पब्लिक सेक्टर्स का उस तरीके का नहीं पड़ा। तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को देखा कि हमारा जो इस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बेहतर ग्रोथ कर रहे हैं, रिजल्ट जैसा आना चाहिए उस तरीके से इस पे से नहीं आ रहा है। फिर क्या पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टू टर्न आउट द बी अ डेड सोशल वेट इन्फ्लुएंसली द करप्शंस लीकेज एंड द पिल्फरेज emerged as their principal characteristics। अब देखिए हुआ क्या, पब्लिक सेक्टर से मोनोपोलीज होने की सिचुएशन में क्या रहा कि अपने मनमानी करना शुरू कर दिया, और इसका बैड इंपैक्ट क्या कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, और यहाँ पे क्या हो गया, करप्शन आ गया, इन्फ्लुएंसीज आ गई, लीकेज आने शुरू हो गया, यानी कि जो पैसे के मनमानी तरीके से एक्सपेंस होना शुरू हो गया, तमाम तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। द नीड ऑफ द ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फॉर द ओपनिंग अ न्यू फॉर्म्स और द एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग फॉर्म
was the misused by the big industrial houses. अब कह रहा कि जो नीड था लाइसेंसिंग का, एक नए फॉर्म को ओपन करने का, ठीक है, एंड एक्सपेंड करने का, इसका जो मिसयूज रहा वो बड़ी फॉर्म करने लगे, क्योंकि छोटे फॉर्म्स अपने इकोनॉमिकल सिचुएशन के बेसिस पे, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पे ग्रोथ तो कर लेती, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती, वो फ्लोरिश ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो परमिट की सिचुएशन थी, जो लाइसेंसिंग कंडीशन थी, वो बड़े लोगों के लिए आसानी से सर्वाइव होती, लेकिन छोटे जो इंडस्ट्रीज थी उसके लिए नहीं था। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज दस स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ, बट इट फेल टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। अब क्या रहा कि हमने तो अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का काम किया, ठीक है, उसको ग्रोथ देने का काम किया, लेकिन वो जो ग्रोथ रहा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को अब दुनिया को नहीं बेच पा रहे थे। लैक ऑफ द कंपटीशंस द प्रमोटेड टू बी द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स ऑन द फोकस ऑन द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट। अब देखिए पहली चीज तो क्या था कि कंपटीशन की कमी होने की वजह से क्या, जो डोमेस्टिक इंटरप्रेन्योर थे उनका फोकस कभी मार्केट की तरफ रहा ही नहीं, वो जो प्रोडक्ट बनाते कस्टमर को खरीदना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं थे। तो ग्रोथ थ्रू द कंपटीशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन वाज द कन्विंसली अवॉइडेड, जहां पे क्या रहा कि जो ग्रोथ था कंपटीशन और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू उसको पूरी तरीके से क्या किया था, अवॉइड कर दिया गया था, इसको फॉलो नहीं किया था। अब कंक्लूजन अगर निकाल दें तो एज अ रिजल्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ द ग्रोथ अंडर द 5-year प्लान, इंडियन economy was able to break the barrier of the economic stagnations। अगर हम बात करें तो जो इसका इम्पैक्ट रहा 5-year प्लान का, उसके थ्रू जो इंडियन इकोनॉमी थी वो जो उसका सेगमेंट ग्रोथ था उसको उसने ब्रेक करने में तब ब्रेक कर पाया। वो रीज़न ये था कि सेगमेंट इकोनॉमी की अगर बात करते तो बहुत ही स्लो स्पीड से जो चल रही थी अब उसमें स्पीड आनी शुरू हो गई। इंडिया बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट ऑन द फूड प्रोडक्शन, और इसके बाद क्या है, इंडिया फुल फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, अपने ऊपर निर्भर हो गया, उसको खरीदना नहीं पड़ता। लैंड रिफॉर्म हुआ, हाई एल्ड वैरायटी सीड्स आई, टेक्नोलॉजी, और टर्न्ड इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम द सेगमेंट्स टू एंड बैकवर्ड इकोनॉमी इनटू द वाइब्रेंट एंड ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब इसने क्या किया, जब लैंड रिफॉर्म हुआ, हाई एल्ड वैरायटी सीड्स आई, नई टेक्नोलॉजी आनी, तो उसने क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो जो पहले बैकवर्ड होती थी या सेगमेंट होती थी उसको उसने ग्रोइंग इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का काम किया। स्ट्रक्चरली अगर बात करते हैं तो कहता है स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द टर्म्स ऑफ द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल जीडीपी सेक्टर टू जीडीपी ऑल्सो बिकम द प्रैक्टिसेबल्स। अब ये रहा कि जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारा रहा उसका जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन दोनों रहा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का, दोनों का बढ़िया रहा, और ये दोनों पार्टिसिपेशन बन गए, दोनों पार्टिसिपेट करने लगे जीडीपी के डेवलपमेंट। बट द पैराडॉक्सली इवन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वाज ग्रू as and the contribution of the agriculture sectors to the GDP declining, the most of 65% of the population continued to be employed in the agriculture sector still 1990। अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ था तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्रोथ होने का तो फायदा रहा, जीडीपी में पार्टिसिपेशन हुआ क्योंकि वहाँ पे जो हिसाब से लोग काम कर रहे थे उसके हिसाब से हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करने के बावजूद भी, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन रहा, कहता है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी था, ऑलमोस्ट ऑफ 65% ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल 1990। 65% पॉपुलेशन अभी भी क्या थी, एग्रीकल्चर के पे ही काम कर रही थी, वो सर्विस मोटिव पे नहीं जा रही थी, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज की तरफ मूव नहीं कर, वो एग्रीकल्चर पे ही खुश थी। इंप्लाइज दैट द ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर्स इज नॉट सफिशिएंट टू ऑब्जर्व द सरप्लस लेबर फोर्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो इसका रीजन ये रहा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो सर्विस सेक्टर्स था, उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा उसने सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाया एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर्स। यानी जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लोगों के पास काम थे उस तरीके से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स की बात करें तो उस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पाई। So dear students, in this video that's all. If you have any type of doubt or the query, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.